अलग अलग बैठना, B1 अलग B2 अलग, बस। ठीक है। हाँ जी बेटा, प्रेयर स्टार्ट करें। इतनी शक्ति हमें दाता। कर लियो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग नहीं आता है। बेटा अभी आप सभी लोग बाहर से आए इसलिए गर्मी लग रही है। एसी बिल्कुल सही चल रहा है, 5 मिनट बैठिए, अपने आप टेम्परेचर सही हो जाएगा। हाँ जी, और अभी मैं उसको और कूल करवा देता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। B2 के अंदर अपना रोटेशन फिनिश हो गया था। B1 के अंदर रोटेशन के अभी 4 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। तो B2 वाले चुपचाप बैठकर 10-15 मिनट उन 4 क्वेश्चन को वापस देख लें, या फिर अपना पुराना रिवाइज कर लें, क्योंकि रोटेशन चैप्टर अभी टेस्ट में आ ही रहा है। तो बीच में शो करने की जरूरत नहीं है, चालू कर रहा हूं। एक्चुअली मैंने 15 मिनट पहले तो सिर्फ B1 को ही बुलाया था, पर उन्होंने शायद B2 में भी अनाउंस कर दिया था वो। हाँ जी, तो चालू कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनना और समझना बेटा, बातें नहीं। जो लास्ट क्वेश्चन करा था B1 के अंदर, वो था इंक्लाइंड प्लेन पर जो 4 ऑब्जेक्ट रखे उनमें से सबके अपन ने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। बेटा B2 वालों को जो पढ़ने की इच्छा है पढ़ लो 15-20 मिनट, बस बातें मत करना, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट कर रहा हूं। फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर of velocity, acceleration and time. Find the increasing order of velocity, acceleration and time if an object rolls down, if an object rolls down on the given inclined surfaces, if an object rolls down on the given inclined surfaces. हाँ जी, यहां पर
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम तीनों का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट पहली इंक्लाइन से आए, दूसरे से आए या तीसरे से आए, तो आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है। हाँ जी, जल्दी से ट्राई करें। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर, बेटा वापस कह रहा हूं, मस्ती करोगे क्लास के बाहर। यहां पर तीनों ही केसेस में जो एच हाइट है वो सेम है। अगर एच हाइट सेम है तो क्या वेलोसिटी इन फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस आर सेम? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर। सेकंड, एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? क्या जिसका एंगल थीटा बढ़ा उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ा? सबसे छोटा थीटा किसका है? 3 नंबर। 1 नंबर वाले का सबसे बड़ा एंगल है। इसका मतलब a3 लेस देन a2 लेस देन a1। थर्ड, टाइम। क्या टाइम का फॉर्मूला था 1/sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2h/g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका एंगल बढ़ा क्या उसको टाइम कम लगेगा, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो T1 लेस देन T2 लेस देन T3। बेटा टाइम कम लगने का मतलब क्या है? टाइम कम लगने का मतलब है वो जल्दी नीचे पहुंच रहा है। तो अगर अपने से पूछेंगे कि 1 2 3 नंबर में से किस पे ऑब्जेक्ट सबसे जल्दी नीचे पहुंचेगा, तो आंसर है 1 नंबर। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी, second acceleration, third time when on inclined surface to the body slide on a smooth inclined surface h theta। दो कंडीशन है, इंक्लाइंड प्लेन एक जैसे हैं, h और थीटा की वैल्यू के दोनों की सेम है, बस एक में प्योर रोलिंग हो रही है और एक में स्मूथ स्लाइडिंग हो रही है। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ रोलिंग टू द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग का रेशियो, एक्सलेशन ऑफ रोलिंग टू द एक्सलेशन ऑफ स्लाइडिंग का रेशियो, टाइम ऑफ रोलिंग अपॉन टाइम ऑफ स्लाइडिंग का रेशियो।
आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक मिनट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? सबको क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन एक बार वापस समझा रहा हूं। इंक्लाइन प्लेन है एच और थीटा, एक में बॉडी रोल कर रही है और एक में बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर रही है। स्लाइड करने का मतलब है सिर्फ फिसल रही है। आपको बताना है दोनों की वेलोसिटी का रेशियो, दोनों की एक्सेलरेशन का रेशियो, दोनों के टाइम का रेशियो। क्या अपने को एक बात मालूम है, जब रोलिंग होती है तो एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग, टाइम ऑफ रोलिंग के तीनों के फॉर्मूले ये यहां पर लिखे हुए। वी ए, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, टाइम का फॉर्मूला, करेक्ट। पर वहीं पर बेटा वहां पर जगह है, चल जा, पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, यहां पर इस जगह स्लाइडिंग हो रही है। तो अगर स्लाइडिंग हो रही है तो ध्यान देना, स्लाइडिंग का मतलब फिसलना। क्या अपन ने एनएलएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग पढ़ी है? तो एनएलएम में जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक आ रहा है, सरफेस स्मूथ है, तो पहली कंडीशन, क्या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh गेट कन्वर्टेड इनटू हाफ mv²। तो क्या वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh। ये पहला। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग, क्या दैट इज इक्वल टू g sin थीटा। तीसरा, टाइम ऑफ स्लाइडिंग, क्या टाइम ऑफ स्लाइडिंग कैसे निकालें? टाइम का मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लिया गया समय। तो अगर अपन इसको कह देते हैं कि इसका डिस्टेंस s है, तो ढंग से देखना, s इक्वल्स टू हाफ AT²। अगर मैं s को कन्वर्ट करता हूं h के फॉर्म में, तो साइन थीटा से क्या आंसर आएगा, h बाय साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ g साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। यहां से जो t की वैल्यू आएगी दैट इज 2h g साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, एंड t विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। बेटा उठ बाहर। बाहर कहाँ? बाहर। कैसे, तुम कहाँ समझे थे? बेटा अब एक दिन एडजस्ट कर लेंगे तो चलेगा, ठीक है। जो इनका प्लान था वो सही नहीं रहा, तो इसलिए एक दिन एडजस्ट कर लो। क्या कह रहे हैं आप? ये रास्ता दिख रहा है ना, आपके लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, अगली बार से वापस कह रहा हूं, नेक्स्ट 2 बज रही है, 3:25 तक कोई मस्ती नहीं, ठीक है। और देखो वहां दिक्कत आ रही है बैठने में, यहाँ पर आ गया आ गया बेटा। और देखो, हाँ बिल्कुल फ्रंट में जगह, तू इधर आ। नहीं नहीं, फ्रंट में बेटा, बेटा फॉर फ्रंट। आ जाओ। हाँ जी। और बेटा ऐसी बात नहीं है, जहां आपको जगह मिल जाए हैंड रेस करते ना, बच्चा वहां पर आ जाए। अगर एक क्लास खत्म होती है बेटा तो अपने सिलेबस का बहुत नुकसान होता है। ढंग से सुनो और समझो। क्या यहाँ पर टाइम ऑफ स्लाइडिंग आ गया? यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, तीनों रोलिंग की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। इन सबके आगे मैंने आर लिख दिया, आर फॉर द रोलिंग। अब सोच के आंसर दीजिएगा। जब मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ
रोलिंग बाय वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, आंसर विल बी 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का अंडर रूट. एक्सलेशन ऑफ रोलिंग बाय एक्सलेशन ऑफ स्लाइडिंग, दैट इज 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. वहीं पर टाइम ऑफ रोलिंग बाय टाइम ऑफ स्लाइडिंग, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ढंग से सुनना, नीट पे इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है. नीट पे क्वेश्चन ऐसे बनता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इज रिंग, तो क्या यहां पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो टाइम ऑफ रोलिंग अपॉन टाइम ऑफ स्लाइडिंग क्या वैल्यू आएगी? √2/1. इसका √2 वाली वैल्यू बड़ी है, 1 वाली वैल्यू छोटी है, तो रोलिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, स्लाइडिंग में कम टाइम लग रहा है. इसका मतलब कौन से केस पे ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे पहुंचेगा? आंसर इज टाइम ऑफ स्लाइडिंग वाले, मतलब स्लाइडिंग के अंदर जल्दी पहुंचेगा. एवरीबॉडी क्लियर? कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट, कोई कॉपी कर रहा है? जल्दी से कॉपी करें, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी लोग उसको ट्राई कर सकते हैं. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the minimum value of coefficient of friction so that body rolls down without slipping on the given rough inclined plane. ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो ताकि बॉडी प्योर रोलिंग करे. बेटा प्योर रोलिंग करे, इसका मतलब यह है कि जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो. अब बहुत ढंग से सुनना, इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको वो तरीका समझा रहा हूं, हल्का सा लंबा है पर पूरा समझ में आएगा. यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा बिकॉज की टेंडेंसी आगे जाने की. साथ के साथ यहां पर नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और mg cos थीटा नीचे लग रहा होगा. अब पहचान के देखिएगा,
mg साइन थीटा, फ्रिक्शन, नॉर्मल और mg कॉस थीटा, चारों फोर्स लग रहे हैं। अगर ये चारों फोर्स लग रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट को नीचे जाना है प्योर रोलिंग करते हुए। प्योर रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी। अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या? ट्रांसलेशन की इक्वेशन इज mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma, एंड रोटेशन की इक्वेशन दैट इज फ्रिक्शन इनटू आर। बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूं अबाउट सेंटर। क्या सेंटर के अबाउट सॉल्व करेंगे तो ढंग से देखिएगा। mg साइन थीटा का टॉक जीरो, mg कॉस थीटा का टॉक जीरो, नॉर्मल का टॉक जीरो, सिर्फ क्या बचा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्या टॉक बराबर आई अल्फा? यहां पर आई को अपन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, जब ऑब्जेक्ट नहीं मालूम होता, और अल्फा क्या बन गया? ए बाय आर। पहचानिएगा, एफ आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए। यहां पर भी इक्वेशन एम ए की है, यहां पर भी इक्वेशन एम ए की है। क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? इक्वेट 1 एंड 2। जैसे मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, वैल्यू आएगी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन एफ आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू फ्रिक्शन। बेटा अभी अपना आंसर नहीं है, अपना तो पूछा गया था कि म्यू मिनिमम कितना होगा। आंसर दीजिएगा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है? प्योर रोलिंग हो रही है बेटा, प्योर रोलिंग हो रही है, स्टैटिक या काइनेटिक? सोच के आंसर देना बेटा। क्या प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या स्टेशनरी होता है? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चल ही नहीं रहा, तो फिर कौन सा फ्रिक्शन काम आएगा? स्टैटिक। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन काम आएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी कि ये जो एफ है, ये लिमिटिंग के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। क्या उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट? इसका मतलब इस फ्रिक्शन की वैल्यू यहां रख दो, और जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, क्या दैट लिमिटिंग वैल्यू इज म्यू इंटू नॉर्मल। क्या नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा? डायग्राम में देखिए, क्या यहां पर नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर दिख रहा है? तो यहां से जो आंसर आएगा, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर विल बी म्यू इज मोर देन इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मुझसे पूछा गया म्यू मिनिमम कितना होगा, तो कम से कम उसकी वैल्यू होगी टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। यहां पर भी गलती हो गई। हाँ जी, ऊपर तो सही है, यह गलत है? गलत है, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। हाँ जी, अभी वो क्वेश्चन में काम आता तो आंसर सही आता। हाँ जी। अब 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर बना, इसका एग्जाम्पल देखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। बेटा एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सॉलिड स्फीयर है जो रफ सरफेस पर प्योर रोल डाउन करना है। उसको प्योर रोलिंग करने के लिए मिनिमम फ्रिक्शन कितना चाहिए, या मिनिमम म्यू कितना चाहिए? तो मिनिमम म्यू की वैल्यू उसके लिए होगी फॉर सॉलिड स्फीयर। बेटा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यहां पर आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, तो आप जो वैल्यू रखेंगे वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का उल्टा, दैट इज 5/2, और आंसर विल बी 210 थीटा बाय 7। सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी क्लियर? कॉपी करिएगा, और इस आंसर को याद रखना है।
हाँ जी, कोई कॉपी कर रहा है? इस साइड को कोई कॉपी कर रहा है? एनीवन? इस वाली साइड को कोई कॉपी कर रहा है? हाँ जी, जब कॉपी हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ जी, पहले वाला कॉपी हुआ। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि प्योर रूलिंग हो रही है। बस इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा, दैट इज टॉपलिंग। हाँ भाई, स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है और जहां पर गलतियां होती है, यहाँ एक वर्ड लिखा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग जब भी होगा तो बच्चा जल्दबाजी में यहाँ पर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ले लेता है, जबकि वो गलत है। जी साइन थीटा तभी होगा जब स्लिपिंग हो रही होगी। कुछ देर पहले मैंने स्लिपिंग और रोलिंग को कंपेयर करा था। तो यहां पर एक्सप्रेशन क्या यूज होगा? जी साइन थीटा 1 + k² / r²। तो एक्सेलरेशन विल बी जी साइन 37 1 + 2/5। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 50 साइन 37 या 5g साइन 37 अपॉन 7। 5g 3/5 इंटू 7, आंसर आ गया 3g/7। ये तो बेटा एक्सेलरेशन आया। मुझसे पूछा गया कितना डिस्टेंस चला
तो हाफ 80 स्क्वायर, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, हाफ 3g/7 इंटू 4 का स्क्वायर। आंसर इज 24g/7 मीटर। ट्वेंटी फोर g/7 मीटर। किसी को डाउट है पूछ सकता है। यहां पर गलती समझ में आ गई, कहां गलती होती है? हाँ भाई, क्लियर? लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक, टॉपलिंग। बेटा ऐसी बात नहीं कि B2 वालों के अंदर सब कोई आता है, अगर वापस सुन लोगे तो अच्छा है। सही बात है बोल के? हाँ जी, तो ध्यानपूर्वक सुनना। टॉपलिंग क्या है? टॉपलिंग एक अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ढंग से सुनोगे समझोगे। अपने घर पे जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक फ्रिज हो गया, अलमीरा हो गई, पलंग हो गया, अगर अपन उन ऑब्जेक्ट की बात करें जो थोड़े टॉल है, मतलब अलमीरा या फ्रिज जैसे, तो आप सोचिए कभी किसी कारणवश या किसी भी चीज को लेके घर वालों ने कहा कि इस फ्रिज को हल्का सा साइड से ऊपर कर दे ताकि नीचे से झाड़ू ले सके, या नीचे से कोई सामान गिर गया उसको उठा सके। तो अगर जब भी मैं किसी चीज को हल्का सा टेढ़ा करता हूं कि वो एक साइड से हल्का सा ऊपर हो जाए, दूसरी साइड हल्का झुक जाए, या फिर कभी कभार अपन बाइक को ऐसा करते हैं, तो इन दैट सिनेरियो आंसर समझिएगा, ऐसा नहीं कि आपने एकदम से तेज धक्का दे दिया, ज्यादा तेज धक्का दे दो कि हो सकता है वो साइड गिर जाए। तो अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे धक्का देते हैं और चेक करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपनी एक साइड की सरफेस को कब छोड़ेगा। तो मैंने अपने हाथ से उसको धीरे धीरे धक्का दिया। जब आपने ऑब्जर्व करा होगा, जब भी आपने धक्का दिया वो कभी एक्सेलरेट होके आगे नहीं गया। अगर वो एक्सेलरेट होके आगे नहीं गया, इसका मतलब वहां पर ट्रांसलेशन जीरो है, मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बना हुआ है। एवरीबॉडी क्लियर? साथ के साथ ऐसा नहीं कि एकदम से धक्का दे दिया वो ऊपर हो गया। आप धक्के का मेजरमेंट अपने मन में अपने आप करते हो कि हल्का सा लगाया ऊपर नहीं हुआ, और फोर्स बढ़ाया ऊपर हो गया, तो इसका मतलब आपने फोर्स की वैल्यू को चेंज करा। तो क्या इफेक्ट आया उससे, उसका मतलब समझिएगा। बेटा दो चीजें, अगर एक्सेलरेशन जीरो मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, अगर अल्फा जीरो मतलब रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक फोर्स लगाया गया किसी हाइट h पर, और साथ के साथ उसके सारे फोर्सेस अपन मार्क करें, तो ऑब्जर्व करिएगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और क्योंकि ये फोर्स इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इसका मतलब पक्का पक्का पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, बिकॉज अभी डब्बा रुका हुआ है। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग? तो बहुत ढंग से सुनना और समझना। मैंने F फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं फोर्स नहीं लगाता तो क्या फ्रिक्शन होता या नहीं होता? नहीं होता। सोचो फ्रिक्शन कब आता है, व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन या फिर रिलेटिव मोशन। तो यहां पर फ्रिक्शन आ गया फोर्स लगने से, पर अभी भी ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी। बट मुझे वो ऑब्जेक्ट गोल घूमता हुआ भी नहीं दिख रहा। अगर गोल घूमता हुआ नहीं दिख रहा, इसका मतलब उसका अल्फा भी जीरो है, मतलब वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे चेक करना है कि वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में क्यों आया। तो ढंग से देखिएगा, अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लगाता हूं, तो ये जो F फोर्स है, क्या ये F फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है? सोचो ये आपकी कॉपी होती, उस कॉपी को आपने बीच में से ऐसे फिंगर आके दबा दिया, अब यहां से कॉपी पे फोर्स लगाया, तो क्या आपकी कॉपी क्लॉकवाइज घूमेगी? सही है गलत? और नीचे से फोर्स लगाएंगे तो क्या वही कॉपी वापस क्लॉकवाइज ही घूमेगी? इसका मतलब ये फोर्स और ये फ्रिक्शन
दोनों ही मिलके क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, mg का टॉर्क 0 हो गया, नॉर्मल का टॉर्क 0 हो गया, तो इस बॉडी को गोल घूम जाना चाहिए था, पर तब भी ये बॉडी गोल नहीं घूम रही। इसका मतलब कोई तो ऐसी फोर्स है जिसको मैंने गलत मार्क किया है। बहुत ढंग से सुनना। मेरे को कैसे मालूम कि मैंने गलत मार्क किया है? बिकॉज अपन ने इसका प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं। सोचो, मैंने फ्रिज पे फोर्स लगाया, फ्रिज हल्का सा भारी है, मेरे फोर्स लगाने से न तो वो आगे चला नहीं ऊपर उठा, तो इसका मतलब फोर्स लगाया तो नीचे कौन आ गया? फ्रिक्शन। मेरे को ये बात समझ में आती है कि फोर्स और फ्रिक्शन आपस में बैलेंस होगा, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अल्फा 0 क्यों हुआ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर टॉर्क आ रहा है, फोर्स का भी टॉर्क है और फ्रिक्शन का भी टॉर्क है, पर स्टिल आंसर 0 है। इसका मतलब कोई तो ऐसा टॉर्क है जो इन दोनों को कैंसिल कर रहा है। एवरीबडी क्लियर या नॉट क्लियर? तो अब बात हो रही है कि इस फोर्स का क्लॉकवाइज टॉर्क, इस फ्रिक्शन का भी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्या दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं? एक ऐसा टॉर्क आ जाए अपोजिट डायरेक्शन में जो इसको कैंसिल आउट कर दे, ताकि नेट टॉर्क 0 तो अल्फा 0 तो रोटेशन इक्विलिब्रियम बना रहेगा। डाउट? अब वो टॉर्क कहां से आया? बेटा वो टॉर्क आता है, ये जो नॉर्मल है ना बेटा, ये जरूरी नहीं हमेशा सेंटर पे लगे। नॉर्मल यहां से शिफ्ट होकर आगे खिसक जाता है ऑटोमेटिकली, आपको लगता दिखता नहीं है, पर वो आगे खिसक जाता है। क्यों खिसक जाता है? अगर आप ढंग से देखो, अब वापस आप अपनी कॉपी को इस जगह रखो और अपनी कॉपी को यहां से खींचो, उंगली को यहां दबा के रखो, तो आपकी कॉपी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इसका मतलब क्या, ये जो नॉर्मल है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्या ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं? दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू अगर बराबर हो गई, तो क्या नेट टॉर्क 0, अल्फा भी 0, तो रोटेशन इक्विलिब्रियम अभी भी बना हुआ है। इसका मतलब यही हुआ कि जब भी मैंने उस फ्रिज को हल्का सा धक्का दिया, उसके नॉर्मल ने अपने आप को ऐसे एडजस्ट करा ताकि उसका टॉर्क अभी भी 0 हो जाए। सबको थ्योरी समझ में आई या नहीं आई? फिर मेरे को किसी ने बोला एक काम करो, फोर्स और बढ़ाओ। जैसे मैंने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन भी बढ़ गया, क्योंकि फ्रिक्शन उसके आगे जाने को अपोज करेगा। फ्रिक्शन बढ़ गया तो क्या क्लॉकवाइज टॉर्क और बढ़ गया, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, और क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ गया तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बढ़ना चाहिए, ताकि वो रोटेशन इक्विलिब्रियम में बना रहे। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तब बढ़ेगा जब ये नॉर्मल और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कारण से नॉर्मल और आगे शिफ्ट हो गया। बेटा नॉर्मल उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है। क्या फोर्स अभी पंखे की तरफ लग रही है, तो नॉर्मल भी पंखे की तरफ शिफ्ट हुआ। एवरीबडी क्लियर? तो एक ऐसी कंडीशन आई जब अपन कह सकते हैं, जिसको कहेंगे अबाउट टू टॉपल, जहां पर इस डब्बे पर जो नॉर्मल था वो बिल्कुल एंड में आ गया शिफ्ट होते होते। mg अभी बीच में लग रहा है, फोर्स अभी भी यहां लग रहा है। क्या अब ये वो सिनेरियो है जब नॉर्मल उसको आखिरी बार बचा सकता है? अगर मैंने फोर्स इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा और क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ना चाहिए, पर तब बढ़ेगा जब नॉर्मल खिसकेगा। नॉर्मल के तो खिसकने की जगह ही नहीं बची है, तो नॉर्मल नहीं खिसक पाएगा। इस कारण से ये बॉडी अब गोल घूम जाएगी। एवरीबडी क्लियर? सबको समझ में आया? तो यहां पर जब ये बॉडी गोल घूमेगी तो किस पॉइंट के बाद घूमेगी? इस पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद वो गोल घूमना चालू करेगी, और ये वाला जो इसका साइड है ये हल्का सा ऊपर हो जाएगा। अरे क्लियर या नॉट क्लियर? पक्का सबको समझ में आया? अच्छा ये बताओ, कौन सी बॉडी को गिराना बहुत इजी है? जो बॉडी ऐसी हो, जिसका नीचे वाला पॉइंट कम वाइड हो, या जो बॉडी ऐसी हो? किसको टॉपल कराना ज्यादा इजी है? ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। काहे? क्योंकि उसका जो नॉर्मल के खिसकने की जगह है बहुत कम है, जबकि यहां पर नॉर्मल के खिसकने की जगह बहुत ज्यादा है। एवरीबडी क्लियर?
तो यहां पर अपने से कंडीशन पूछी जाती है कि जस्ट अबाउट टू टॉपल पे क्या कंडीशन बन रही है। तो मैं बोलूंगा जस्ट अबाउट टू टॉपल, ये बताओ टॉपल हुआ या नहीं हुआ। जस्ट अबाउट पे नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या अभी भी रोटेशन इक्विलिब्रियम है। तो टॉर्क क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। मैं कौन से पॉइंट के बाद सॉल्व कर रहा हूं, अबाउट पॉइंट पी। नहीं बेटा, सेंटर के अबाउट सॉल्व नहीं कर रहा, उससे एक रीजन है। आप सॉल्व किसी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी आप इसी पॉइंट के अबाउट सॉल्व करो। पर यहां से सॉल्व करने से फायदा यह है, नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाता है। क्या ये फोर्स एफ यहां से वाई ऊपर लग रही है और ये एम जी कितना दूर लग रहा है, एक्स। आप ढंग से देखिए, इस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज घूमेगा और एम जी के कारण इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अपनी कॉपी को यहां रखो और इस जगह इस कॉपी को पकड़ लो। ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या आपकी कॉपी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, क्लॉकवाइज टॉर्क दैट इज एफ वाई इज इक्वल टू एम जी एक्स। क्लियर या नॉट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, या तो एग्जाम में आपको एफ गिवन नहीं होगा, एफ की वैल्यू, या वाई गिवन नहीं होगा, तो आपको वो वैल्यू को ढूंढने को बोलेंगे। कौन सी कंडीशन लिए, अबाउट टू टॉपल। क्या अबाउट टू टॉपल में जो नॉर्मल है वो सबसे आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन, जब भी कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न लेती है और सर्कुलर टर्न लेते लेते एकदम से वो पलटी खा जाए, तो उसका इनर व्हील सबसे पहले जमीन को छोड़ता है या आउटर व्हील सबसे पहले जमीन को छोड़ता है। इनर व्हील का मतलब समझ गए, जो सेंटर की तरफ है, हमेशा उसका इनर व्हील सरफेस को छोड़ता है, आउटर व्हील बना रहता है। सोचो कैसे, अगर आप बस में अंदर बैठे हुए हो, बस गोल घूम रही है, बताओ आप लोगों पे फोर्स कहां लगा, बाहर। अगर फोर्स बाहर की ओर लग रहा है और अज्यूम कर लो यही वो गाड़ी है जिसके दोनों टायर है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या उसका नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाता है। तो जो इधर वाले टायर है वो तो जमीन पे जुड़े रहते हैं, और ये वाले टायर जमीन को छोड़कर एक गाड़ी ऐसे पलटी खा जाती। क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टायर्स लीव द कॉन्टेक्ट फर्स्ट, इनर व्हील, आउटर व्हील, बोथ द व्हील्स, नन ऑफ द व्हील्स। आंसर इज इनर व्हील्स। क्लियर है, कॉपी करिए। एक क्वेश्चन इस पे दे रहा हूं, और इसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। फाइंड, हाँ बेटा बेसिक में पढ़ के नहीं आ पाया बेटा, मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ अभी। हाँ, काइनेमेटिक्स तो इजी है बेटा। और B2 वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर लें। कर लिया था क्या अपन ने, कर लिया था क्या।
क्वेश्चन कर रखा हो, B2 में करा रखा हो, तो मत करना वापस, फटाफट B1 वाले क्वेश्चन कर लें इसको, और B2 वाले बच्चे आराम से काइनेमेटिक्स की हेडिंग सुंदर सुंदर लिख ले। हाँ हाँ बेटा, सॉल्व करना सबसे फायदेमंद इस पॉइंट के अबाउट ही होता है, ताकि नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाए, 0। चल रहा है ना? जाओ करके आ जाओ, अभी कर देंगे बेटा। हाँ जी, सॉल्व हो गया। तो यहां पर कौन कौन से फोर्सेस एक्स्ट्रा लग गए होंगे? इधर नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन, इधर mg। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो अबाउट पॉइंट P टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज F इंटू 3L/4 mg इंटू L/2। F की वैल्यू आ गई 2mg/3। दिस इज द आंसर। ये L/4 सेंटर से है, तो क्या इस पॉइंट से वो टोटल कितना ऊपर है? 3L/4। हाँ जी, B1 में दो नोट लिखना। नोट के अंदर पहला पॉइंट, नोट के अंदर पहला पॉइंट, कोई कॉपी कर रहा है इसको? लिखना, नोट का पहला पॉइंट, इफ अ कार topples if a car topples while taking turn on a circular path, if a car topples while taking turn on a circular path, then its inner wheel leaves the contact first. Then its inner wheel leaves the contact first. Second point, then its inner wheel leave the contact first. Second point, बोलूं बेटा? If an object rolls without slipping, if an object rolls without slipping up or down the inclined plane, then friction always act up along the inclined plane. Then friction always act up along the inclined plane. Then friction always act up along the inclined plane. बात को सुनना और समझना। अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन करा था म्यू मिनिमम वाला, जिसका आंसर आया था tan थीटा अपॉन 1 + k² r² k²। बेटा वहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, फ्रिक्शन का लग गया था ऊपर। पर इस पॉइंट में मैं ये समझा रहा हूं, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर ही क्यों ना जा रहा हो, तब भी फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा,
बिकॉज नीचे हमेशा एक फोर्स लगता है, कौन? mg sin थीटा। उस mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ऊपर की ओर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बैलेंस करके आंसर 0 आ जाएगा, नहीं, पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए या ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनाने के लिए फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की ओर ही, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, दोनों ही केस में फ्रिक्शन कहां लगेगा बेटा? ऊपर की ओर। एवरीबॉडी क्लियर? कोई डाउट किसी के मन में? ठीक है, अच्छा जी, चालू करें आगे काइनेमेटिक्स। अच्छा, किसी को इस पॉइंट में डाउट तो और डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं? ध्यान देना, आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर कहां फोर्स लगाए ताकि फ्रिक्शन 0 हो जाए। कुछ याद आया? तो क्या वो x डिस्टेंस यहां कहीं होगा? अगर यहां फोर्स लगता ना तो 100% फ्रिक्शन 0 होता, पर फोर्स x के नीचे लग रहा है। अगर फोर्स x के नीचे लगता है तो क्या फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस कारण से ये फोर्स mg sin थीटा क्या हमेशा नीचे ही लगेगा, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए। इसलिए फ्रिक्शन जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। मोशन की टेंडेंसी, बेटा मोशन कभी है ना इसको देख के नहीं करते, मेरा पाँव इधर, मैं इधर जा रहा हूं तो मोशन मेरी शक्ल देख के नहीं होगा, जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में होता है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं, काइनामेटिक्स। हाँ बेटा, क्या हो बेटा तेरा है? बर्थडे बर्थडे नहीं? हाँ जी, परेशानी हो रही है वहां बैठे में? देखो वहां बैठने में परेशानी हो रही है? हाँ, तो रोटेशन कौन फोर्स ऊपर ऊपर जाने में, ये फ्रिक्शन ही उसको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में आपको इनिशियल फोर्स देना पड़ेगा, फिर फ्रिक्शन रोल में आती है उसको हेल्प आउट कर देगा। मतलब ये नहीं होगा कि हमेशा ऊपर जाते जाते स्पीड बढ़ेगी, नहीं, ऊपर जाते जाते स्पीड कम होगी पर साथ साथ ओमेगा भी कम होगा, और इस अकॉर्डिंग कम होगा कि v इक्वल टू ओमेगा आर बना रहेगा। वो v इक्वल टू ओमेगा आर बनाने रखने के लिए ये फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ जी, तो पहला एक चीज पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा तुम्हें काइनेमेटिक्स आती नहीं आती, वो तो मेरे को मालूम नहीं आती है, पर इतना सा पूछ रहा हूं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या इनकी डेफिनेशन लिखाऊं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छा, एक बार मैं अपनी तरफ से बस बोल देता हूं ताकि सब लोग सुन लेना। चालू कर रहा हूं, डिस्टर्बेंस नहीं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स वी हैव ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ओनली वन, बट बिटवीन टू फिक्स पॉइंट दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, पर ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर इंसान घर से कोचिंग सीधे आ जाए, ऐसा भी आ सकता है। करेक्ट? तो देयर कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन, हाँ हाँ, तो जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसका ध्यान देना। अगर कोई ए आर आता है बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, देयर कैन बी ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ, ट्रू। बिटवीन टू फिक्स पॉइंट देयर कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, आंसर इज ट्रू। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है वो कैसा भी पाथ चूज कर सकता है। आगे बढ़ रहा हूं, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर मैं कहता हूं, क्वेश्चन सुनना, आंसर यस और नो में वापस देना है। इफ अ बॉडी इज मूविंग देन इट्स डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। If a body is moving then its distance can be positive, negative और zero. Answer is false. क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है
तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या अपनी गाड़ी का माइलोमीटर या आप स्पीडोमीटर कहते हैं, क्या उसकी जो रीडिंग होती है वो हमेशा बढ़ती ही है अगर गाड़ी चल रही है तो? इसका मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा बेटा कि आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर खराब हो गया। तो मैं आप सिंपल सी बात कह रहा हूं, स्पीडोमीटर की रीडिंग कभी कम नहीं होती, पर गाड़ी चल रही है तो बढ़ेगी सही। तो अगर आपसे बोल दिया गया डिस्टेंस इज 0, इसका मतलब ये है मोशन ही नहीं हो रहा। पर अगर मैंने कह दिया डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो आप ये नहीं कह सकते कि मोशन नहीं हो रहा। मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सबको अंतर समझ में आया? फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस कैन बी ओनली पॉजिटिव। डाउट? सबको बात क्लियर? एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। बस वेलोसिटी वाले के पास क्या होता है? डायरेक्शन। अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर अपने को क्या प्रोवाइड करता है? एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड? गाड़ी का स्पीडोमीटर। अच्छा, मेरी बात को बहुत ढंग से सुनना। कितने लोग कह रहे हैं एवरेज स्पीड गाड़ी का स्पीडोमीटर? ओके, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी गाड़ी कोटा से जयपुर गई विच इज 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी आई? 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी निडल हमेशा 50 पे होनी चाहिए। अब चाहे मैं गाड़ी को कितना भी तेज भगाऊं, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, स्पीडोमीटर हमेशा उस इंस्टेंट की स्पीड देती है जो आपकी स्पीड गाड़ी की है। तो स्पीडोमीटर गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, वापस एक क्वेश्चन, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है? स्पीडोमीटर से कभी ये मालूम नहीं पड़ता कि आप नॉर्थ जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। इसका मतलब आपको वो सिर्फ क्या देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन चालू करूं? लिखना। क्या? अभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी जितनी मैंने 4 चीजें बोली ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। चालू करूं? ठीक है। अगर तुम्हें आता है तो आगे बढ़ जाओ। हाँ, नहीं, क्वेश्चन बोल दो। स्टार्टिंग विद द इजी क्वेश्चन। अ मंकी, हाँ, अ मंकी मूव्स, a monkey moves 3 meter towards east. A monkey moves 3 meter towards east, 4 meter towards south, 3 meter towards east, 4 meter towards south, and 5 meter up the tree, and 5 meter up the tree in 30 seconds. In 30 seconds. Find, in 30 seconds, find first displacement vector, find first displacement vector, second distance covered, third average speed, fourth average velocity। जल्दी से चालू ढूंढो। थर्ड था एवरेज स्पीड, फोर्थ है एवरेज वेलोसिटी।
हाँ भाई डन। पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा, तो क्या 3i कैप -4j कैप +5k कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं तो √ऑफ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, 5√2 मीटर। करेक्ट। सेकंड डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा सिंपल सबका एडिशन, 3 + 4 + 5, 12 मीटर। थर्ड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12, टोटल टाइम हो गया 30। क्या आंसर 0.4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, that is 5√2/30, 1/3√2 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आ गया? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point a point is marked a point is marked at POC of wheel. A point is marked at POC of wheel having radius r, a point is marked at POC of wheel having radius r. Find the displacement of point. Find the displacement of point in half revolution. Find the displacement of point in half revolution. बेटा हाफ रेवोल्यूशन ऐसे लिखना, हाफ रोलिंग, रेवोल्यूशन की जगह हाफ रोलिंग। हाँ भाई कितना आएगा? ये बेटा जनरली बच्चा इस क्वेश्चन गलती करता है, जबकि ऐसा नहीं है आपने 11 में क्वेश्चन नहीं करा है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती होती है कि आप डायग्राम नहीं बनाते। सोचिए ये वो पॉइंट था, जब हाफ रोलिंग हो गई क्या पॉइंट यहां आ गया? तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या ये हुआ ना। अगर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है तो ये कितना हो गया 2r, यहां से आता कितना हो गया πr। तो πr क्यों हुआ? आधा रेवोल्यूशन। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है √ऑफ 4r² +π² r²। क्या आंसर विल बी r4 +π²। एवरीबडी क्लियर? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the distance and displacement. Find the distance and displacement of tip of the
find the distance and displacement of tip of the second hand of clock, tip of the second hand of clock having radius r, having length l लिख देना, having length l, having length l, when it moves by an angle, when it moves by an angle, first 90 डिग्री, सेकंड थीटा, दोनों ही सिनेरियो के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहला वाला बेटा 90 डिग्री आप कहीं से कहीं तक ही मान सकते, तो 90 डिग्री में मैंने बोला टिप, टिप का मतलब ये वाले पॉइंट्स, क्या डिस्टेंस तो ये कवर हुआ होगा, तो डिस्टेंस इज पाई आर बाई टू, आर की वैल्यू कितनी है एल, तो पाई एल बाई टू, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा शॉर्टेस्ट पाथ, तो क्या दैट इज ये डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इज रूट टू है। किसी को डाउट है बेटा? दूसरा पूछा है मैंने कि एंगल थीटा जब वो चला तो कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एंगल थीटा आप कैसे ही मान सकते हैं, इनिशियली वो यहां था, बाद में यहां आ गया, एंगल थीटा हो गया। अब आपको दो चीजें निकालनी है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट, तो सोचिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या यहां से लेके यहां तक ये तो डिस्टेंस, और ये जो लाल लाइन मैं बना रहा हूं क्या ये डिस्प्लेसमेंट, तो सोचिएगा डिस्टेंस कितना होगा, क्या डिस्टेंस का मतलब ये आर्क, क्या अपने को मालूम है आर्क का एक फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो क्या ये एंगल इनटू रेडियस, ये थीटा किस में होना चाहिए रेडियन, तो क्योंकि अपने को थीटा दे रखा है और आर की वैल्यू क्या है एल, तो आंसर क्या हो गया एल थीटा। दूसरा पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, किसी का आंसर आया? अच्छा सोचना ध्यान से, बहुत इजी है, बस आप लोग हल्का सा भूल जाते हैं कि यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, नहीं समझ में आया वापस पूछ लेना, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, बताओ ये वाला एंगल कितना, थीटा बाई टू, ये लेंथ कितनी एल, अगर इस एल लेंथ का इस ग्रीन लाइन पर, इस बीच वाली डॉटेड लाइन पर कंपोनेंट लूं तो कितना आएगा एल कॉस थीटा बाई टू, ये कंपोनेंट मेरे कोई काम का नहीं है, बस मैंने ऐसे ही पूछा था, पर ये देखिए ये वाला कंपोनेंट बताइए एल साइन थीटा बाई टू, तो क्या ये एल साइन थीटा बाई टू क्या आधा डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या नीचे वाले का भी इधर एल साइन थीटा बाई टू आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा बाई टू। बोलो भाई सबको समझ में आया?
वापस समझाऊं? बढ़ जाऊं आगे? लिखना क्वेश्चन। हाँ जी, बोलूं मैं? कोई कॉपी कर रहा है? A car covers a straight line path. A car covers a straight line path in two equal time interval. A car covers a straight line path in two equal time interval with speed v1 and v2 respectively. A car cover a straight line path in two equal time interval with speed v1 and v2 respectively. Find average speed of car. फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, अगर याद हो तो। कुछ याद है? यहां जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहां लगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि डिस्टेंस दोनों में सेम है, नहीं, टाइम दोनों में सेम। यहां पर v1, यहां v2। अब डिस्टेंस कुछ भी हो, कहना इसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकाले? क्या आधे पार्ट का डिस्टेंस है v1t/2, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम गिव्स यू द डिस्टेंस। दूसरे आगे वाले का भी डिस्टेंस कितना है? v2 × t/2। टाइम कितना हो गया? t/2 + t/2। क्या ऊपर ढंग से देखिएगा, मैं t/2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया v1 + v2, और नीचे क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ t। t से t कैंसिल, आंसर है v1 + v2/2। हाँ जी बेटा, सही होना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन नीट पे नहीं आया है, क्वेश्चन नीट पे आया भी हुआ है। और हाँ, इस साल ही आया था। इस साल काइनेमेटिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो काइनेमेटिक्स को हल्के में मत लेना, ठीक है? अच्छा, आगे की बात कर रहा हूं, कैसे अपन इसको याद रखेंगे? अगर टाइम इंटरवल, अभी तो मैंने सिर्फ 2 बोले, मैं कह रहा हूं कि यहां पर टाइम इंटरवल ऐसे बहुत सारे, t/n, 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 ऐसे n इक्वल टाइम इंटरवल है, सो ऑन। यहां पर स्पीड v1 थी, v2, v3, ऐसे करते करते vn। तो आंसर विल बी, इसके जो एवरेज स्पीड होगी v1 + v2 + v3 vn तक डिवाइड बाय n। क्या इक्वल होना चाहिए? टाइम इंटरवल। क्या सबके टाइम इंटरवल t/n है? n की वैल्यू 1 हुई तो एक ही टाइम है, 2 हुई तो 2 टाइम इंटरवल, 3 हुई तो 3 टाइम इंटरवल, एंड सो ऑन। हाँ जी, बोलो नेक्स्ट। हाँ भाई बोले।
लिखना, a car covers a straight line path in three equal distances. A car covers a straight line path in three equal distances with speed v1, v2, v3 respectively. With speed v1, v2 and v3 respectively. Find average speed. Find average speed. हाँ भाई, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? एक में टाइम इक्वल थे, एक में डिस्टेंस इक्वल है। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इधर d/3 d/3 d/3, इस पे स्पीड v1 v2 v3। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्टेंस सबको ऐड कर दें तो d ही आएगा, और जो टोटल टाइम आएगा वो कैसे लिखेंगे? पहले वाले में कितना टाइम लगा, v1 अपॉन d/3, या कुछ गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, d/3 अपॉन v1, d/3 अपॉन v2, d/3 अपॉन v3। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सारे d कैंसिल आउट हो गए, 3 कॉमन आ गया, 1/3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 1/v1, 1/v2, 1/v3। सॉल्व करा तो आ गया 3 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 अपॉन 1/v3। हाँ, आपको इसका 2 वाला आंसर तो याद होना चाहिए। उसका आंसर था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ का आंसर क्या आएगा? 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। कुछ याद आया क्या? तो इसी को याद अपने को कैसे करना है? d/3, ये d/n, d/n, d/n एंड सो ऑन। यहाँ स्पीड v1 v2 v3 vn। तो आंसर विल बी एवरेज स्पीड n अपॉन 1/v1, 1/v2, 1/v3 till 1/vn। हाँ भाई, कॉपी कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट? लिखना कुछ। कोई कॉपी कर रहा है बेटा? A car cover, a car cover half distance, a car cover half distance
with speed v1, a car cover half distance with speed v1 on a straight line path with speed v1 on a straight line path, and remaining half in two equal time intervals, and remaining half in two equal time intervals with speed and remaining half in two equal time intervals with speed v2 and v3 respectively. With speed v2 and v3 respectively. Find average speed of car. Find average speed of car. Try करें. क्या हो गया? सोनू मस्ती कर रहा है. हाँ जी. कॉपी कर लिया. अच्छा, सॉल्व करा गया. ओके. हाँ जी, ध्यान देना बेटा. एक सुनो, एक बात. इतना लेट कैसे आ रहा है? ओके, एक काम कर. यहाँ बैठ जाए, जगह है, यहाँ बैठ जाओ. अच्छा, ध्यान दो बेटा. एक क्वेश्चन अच्छा है जिसमें दोनों ही कंसेप्ट यूज होते हैं. ऑब्जर्व करिएगा. पहला हाफ, ये दूसरा हाफ. क्या पहला हाफ चला वो v1 स्पीड से, और दूसरा हाफ चला टू इक्वल टाइम इंटरवल में. मतलब यहाँ का जो टाइम लगा t डैश, क्या वही टाइम इसमें भी लगा? पर क्या यहाँ की स्पीड v2 थी, यहाँ की स्पीड v3 थी? तो सोच के देखिएगा. पहले यहाँ पर टाइम इक्वल है, तो क्या यहाँ पर इसका एवरेज v2 प्लस v3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि टाइम कैसा है? इक्वल. अब क्या अपने लिए ये मोशन कैसा हो गया? इधर वाला पार्ट v1, इधर वाला पार्ट v2 प्लस v3/2. क्या अब दोनों के डिस्टेंस इक्वल है? और डिस्टेंस इक्वल है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं डिस्टेंस इक्वल वाला. तो एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 प्लस v3/2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3/2. सबको समझ में आया मैंने कौन सा लिखा है? ये यही फॉर्मूला है. तो अगर ये दो के लिए होता तो क्या लिखता? 2 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2. इसको सॉल्व करता कैसे आता है? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. यही फॉर्मूला यहां लिख दिया. तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से? v1v2 प्लस v1v3 पूरे के आगे 2 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3. बेटा नीचे वाला 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया. क्या सबको आंसर समझ में आया? इसका उल्टा भी पॉसिबल है. उल्टा पॉसिबल का मतलब पहले दोनों टाइम इक्वल और दूसरे वाले के अंदर डिस्टेंस इक्वल. सबको समझ में आ गया? किसी को वापस समझाना है? बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर नीट में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, तो ध्यान जरूर दें.
नेक्स्ट बोलूं? हाँ जी, लिखिएगा। क्वेश्चन इज, a car covers 1/4 distance. A car covers 1/4 distance with speed v1. A car covers 1/4 distance with speed v1 and remaining distance with speed v2 and remaining distance with speed v2. Find average speed of car. Find average speed of car. अब इस बार आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है। हाँ बेटा, हाँ भाई, आया क्या आंसर? नहीं, ट्राई करो। 1/4 डिस्टेंस बोला है ना, तो अपने मन से उसको क्या d/4 मान सकते हैं? इसको क्या मान सकते हैं? 3d/4। यहाँ स्पीड कितनी? v1 v2। अब एवरेज स्पीड की बात हुई है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं टाइम की वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो पहले वाले का टाइम कितना आया? d/4v1, 3d/4v2। डी कैंसिल आउट हो गए, 1/4v1 बच गया, 3/4v2 बच गया। एलसीएम ले लेंगे तो v2 प्लस 3v1 4v1v2 और आंसर विल बी 4v1v2 अपॉन 3v1 प्लस। देखिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टफ है। आप भूल गए हो अलग बात है, बट अभी सीखना है। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे नीट मारने की लगती है। देखो, मॉड्यूल तो कवर होगा ही होगा, बस ये है कि जैसे अपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी ना बोलकर उसका टाइम बचाया है। अच्छा, बढ़ जाऊं आगे। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें लिखा आएगा कि अ पर्सन इज गोइंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, या तो बाय कार या बाय फ्लाइट। जब फ्लाइट वर्ड आ जाए तो उस पाथ को डिस्प्लेसमेंट लेना है, और बाय रोड लिखा जाए, मतलब बाय कार आए बाय बस आए, उसको क्या लेना है? डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म। ध्यान देना, पहले मैं कुछ लिखा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या वेलोसिटी इज dx/dt, एक्सेलरेशन dv/dt। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या उसको भी आगे बढ़ने से पहले कैसे कह देता हूं, क्या चेंज इन पोजीशन इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। कैसे लिखा? क्या dt को इधर पहुंचा दो और इंटीग्रेशन कर दो, क्या मिलेगा आपको? डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन पोजीशन।
चेंज इन पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसी को ऐसा लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, एक्सेलरेशन इधर, गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी। कभी भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं देता, क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ की बात करूं साथ के साथ यहीं पर, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। सिमिलरली इसको कहते हैं एरिया ऑफ एटी ग्राफ। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा एरिया। तो कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। सिमिलरली स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives acceleration. Similarly, area of xt graph gives distance and displacement both. कैसा देता है भी एग्जांपल लिखूंगा। एरिया ऑफ एटी ग्राफ, सॉरी यहां पर वीटी आना चाहिए, एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अब इधर देखिएगा, सब लोग इस चीज को समझना। मान लो कोई एरिया है वीटी ग्राफ का, ऐसा कुछ A1 एंड A2, A1 A2 आर द एरिया। अगर आप दोनों एरिया को सिंपल ऐड कर दोगे, A1 प्लस A2, तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। और आप माइनस कर दोगे क्योंकि A2 नेगेटिव है, तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर एटी ग्राफ का एरिया सिंपली पूरा ऐड कर दोगे, ऐड का मतलब ये है साइन के साथ ऐड, ऊपर का है तो प्लस, नीचे का है तो माइनस, तो आपको क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। एवरीबॉडी क्लियर? डिस्टेंस बेटा ऐड क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस कभी कम ही नहीं होता है, बट वेलोसिटी क्या कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए अगर 80 ग्राफ में ऊपर भी एरिया है नीचे भी है, तो भी क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, वहां ऐड नहीं करेंगे। क्लियर या नॉट क्लियर? कॉपी करिए। कॉपी करो। अच्छा ये बताएं, इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज कर सकते हैं? जब एक्सलेशन कांस्टेंट हो। इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा हूं एक एक करके, ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन अपन सर्कुलर मोशन में लिख चुके हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s nth का फॉर्मूला u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। एक फॉर्मूला लिखा था s बराबर u प्लस v बाई टू इंटू टी। क्या ये पांचों आते हैं? लिखूं? लिखना है? किसी के लिए लिखना है क्या? जल्दी बोलना। if acceleration is constant,
तो आप यूज कर सकते हो v इक्वल्स यू प्लस ए टी, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, s इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू t। बेटा ये s क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? s हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, बट एक्चुअली में जो s होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। बढ़ जाऊं? चालू करें बेटा? फाइंड, क्या हुआ, कोई लिख रहा है? कौन? कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन दिखाई देता हूँ घर के लिए। लिखो एक क्वेश्चन। अ कार is moving, a car is moving with constant acceleration, a car is moving with constant acceleration from a to b, constant acceleration from a to b, at point a, at point a its speed is v1, at point a its speed is v1, at point b its speed is v2 in same direction। वापस बोल रहा हूं, at point a its speed is v1, at point b its speed is v2 in same direction, find the speed at mid of the path, find the speed at mid of the path AB। ठीक है बेटा, राधे राधे। होमवर्क 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 इज, बेटा रोटेशन तो आपको खत्म करना है, रोटेशन का लास्ट बिगनर बॉक्स आपने नहीं करा हुआ वो करना है, और काइनेमेटिक्स में बिगनर बॉक्स 1 एक्सरसाइज 1 में 1 से 10, बिगनर बॉक्स 1 एंड एक्सरसाइज 1 में 1 से 10। राधे राधे। नहीं